जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। लेकिन मैं तो रुक गया था। एक्चुअली टाइफाइड हो गया था। क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी मित्रगणों के आशीर्वाद, दुआ, प्रेम से पुनः स्वस्थ हूँ। चलिए दोस्त, आज हिंदी पैडागॉजी की बहुमूल्य कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी के साथ प्रश्नों को हम लोग करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह कक्षा। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, भूमिका ना बांधते हुए आगे बढ़ते हैं। दिव्यांश टीचर्स एकेडमी भागलपुर। देखते हैं प्रथम अध्याय, जो कि कई सारे अध्यायों का संकलन है। भाषा, बालक व शिक्षण। जैसा कि हम जानते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? तो हम अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं, अर्थात वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स, इमेजिनेशन एट्सेट्रा टू अदर्स। यानी दूसरों से हम ध्वन्यात्मक रूप, अपने विचारों को ध्वन्यात्मक रूप मुखारविंद से देते हैं और दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यही तो भाषा है। वैसे लिखा गया है कि भाषा अपने विचारों को दूसरों के सामने संप्रेषण, यानी कि संप्रेषण मीन्स प्रकट करना ही डॉट 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 यानी भाषा है। या फिर अपने विचार, सोच, आइडियाज़, थॉट्स या भाव, फीलिंग्स वगैरह को ध्वनियों, साउंड के माध्यम से प्रकट कर देना ही भाषा कहलाती है। और भाषा की लिपि होती है, याद रखेंगे, पशु पक्षी जो भी बातें करते हैं, जो भी आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, वो केवल ध्वनि होती हैं। उसे भाषा का रूप नहीं देंगे, भाषा नाम नहीं देंगे। प्रश्न सीटेट में आता है तो विकल्प में बनाएंगे कि वह ध्वनि होती है, पशु पक्षियों की आवाज़। चूँकि भाषा की तो लिपि होती है ना, भाषा की स्क्रिप्ट होती है ना, इसकी लिपि होती है, जिसे लिखा व समझाया व समझा जा सके तो भाषा कहलाएगी। चलिए जी, भाषा के कई सारे रूप होंगे। जैसे प्रथम भाषा। प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा। प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा। मातृभाषा मदर टंग। मदर टंग जो आमतौर पर घरेलू लैंग्वेज में हम लोग बातचीत करते हैं, जो एक बालक माँ से सीखता है ना। देखें, प्रथम भाषा मातृभाषा, माँ के सानिध्य में रह कर के एक बालक ज़्यादातर उस भाषा को प्रस्फुटित करता है। क्षेत्रीय भाषा। अच्छा जी, मदर टंग क्लियर हुआ ना, चूँकि मदर टंग पे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। मदर टंग क्या? मदर टंग जैसे अंग्रेज का बचवा को देख लीजिए दोस्त लोग, क्या उसको अंग्रेजी सिखाने के लिए क्लास करना पड़ा जी? नहीं ना, अपने टाँ टू दिस दैट करना शुरू कर दिया। मदर टंग ही तो है, जन्मजात सीख जाता है। इसीलिए नॉम चॉम्स्की महोदय ने कहा भी है, यह इनबॉर्न कैपेसिटी के द्वारा जन्मजात होती है, लेड के द्वारा प्रस्फुटित होती है। LAD लेड अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, है ना। जैसे भोजपुरी, मैथिली, तो इनके बच्चों को जन्म से ही सिखाया नहीं जाता है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। अपन यहाँ देखिए जी, अपन लोगों के यहाँ हे रे हु रे है खैलाए रा गलाए रा, हाँ, ये सारी चीज़ें ना बच्चे को सिखानी नहीं पड़ी। वो 1.5 साल 2 साल का बच्चा बोलना शुरू कर दिया, घर के सानिध्य में रह कर के, माता के सानिध्य में रह कर के ना। यही तो मदर टंग है, मातृभाषा है। चलिए जी, रीजनल लैंग्वेज देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा क्या है ना, एक विशेष क्षेत्र में
एक व्यापक दायरे में बोली जाएगी, व्यापक दायरे में। हाँ, क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, अर्थात एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। तो वह मदर टंग भी हो सकती है जब व्यापक स्तर पर बोला जाए, आपके इर्द गिर्द थोड़ा बड़े क्षेत्र में बोला जाए। उसी प्रकार डायलेक्ट, बोली, अर्थात बोली क्या है, घरेलू आमतौर की भाषा। ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी। आमतौर पे घर की बोलचाल की भाषा जो होगी वह क्या होगी, वह घरेलू भाषा अर्थात बोली कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ें दोस्त। चलिए देखिएगा मित्र, द्विभाषा और बहुभाषा। तो द्विभाषा इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइलिंग्विज्म। द्विभाषिक, बाइलिंग्विज्म, द्विभाषा, बाइलिंगुअल। तो दो भाषा को बोलना, जैसे मम्मी जी अंग्रेजी बोलती हैं, पापा जी जो है केरला बोलते हैं, चूँकि केरल में उनकी पोस्टिंग थी, किसी प्रकार सीख गए। चलिए, तो घर में दो प्रकार की भाषा बोली जा रही है और बच्चा अनुकरण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा उसे सीख लिया। तो दो भाषा का प्रयोग द्विभाषा कहलाएगी। और बहुभाषा अर्थात मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीलिंगुअल है ना। हमारा देश भारत क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है। बहुभाषा, बहुभाषा अर्थात दो से अधिक भाषा का समावेश, दो से अधिक भाषा का बोला जाना, क्या होगा, बहुभाषा। और बहुभाषा से हिंदी पैडागोजी में सीटेट में कई सारे प्रश्न आए हैं। बहुभाषा को एक कक्षा में किस रूप में देखना चाहिए, क्या बाधा के रूप में, क्या रुकावट के रूप में? नहीं, बहुभाषा सीखने का संसाधन है, भाषा सीखने का प्रमुख पड़ाव है, प्रमुख अंग है। याद रखें, बहुभाषा क्या है, सीखने का रिसोर्सेज है, संसाधन है ना। एक बच्चा दूसरे बच्चे को विविध प्रकार की भाषा को बोलते हुए देखता है, तो इससे वह भारत के विविध संस्कृति के बारे में जानता है, विविध परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करता है। तो बच्चे की बुद्धि सृजनशील होगी, क्रिटिकल होगी, है ना। तो बहुभाषा। चलिए आगे प्रश्न भी है, देखेंगे और विशेष चर्चा करेंगे। तो आपने देखा, प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा मदर टंग, क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज, बोली अर्थात डायलेक्ट, द्विभाषा बाइलिंगुअल और बहुभाषा मल्टीलिंगुअल। चलिए दोस्त, बालक के जन्म से शुरुआत की जाए। कोई बालक जन्म लेता है ना जी। तो बालक जन्म लेता है तो वह क्रंदन करता है, रोता है नहीं, चूँकि यह उसकी इंद्रियात्मक है ना, शैशवावस्था का जो काल होता है, अर्थात इंद्रिय परक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। चलिए आगे देखें, बालक का जन्म। तो जब बालक का जन्म होता है तब उसकी भाषा अहम केंद्रित होती है, अर्थात एक तरफा यानी आंतरिक माध्यम होता है। तत्पश्चात उसकी भाषा सामाजिक होती है, समाज में रहने के कारण। दो तरफा सामाजिक भाषा क्या है, दो तरफा अर्थात बाह्य। चलिए समझेंगे विशेष रूप से। क्या है अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज और सोशल लैंग्वेज देखेंगे दोस्त। मैंने बताया, मैंने क्या, जीन पियाजे, विलियम जीन फ्रिट्ज पियाजे महोदय ने बताया कि 5 साल तक बच्चे की भाषा क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। अहम केंद्रित अर्थात क्या, अहम मीन्स मैं, संस्कृत में क्या होता है, सह तव ते तुअम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, यानी अहम मीन्स मैं पर जो केंद्रित होगा तो होगा ना एक तरफा। अब ये क्यों हुआ जी मैं पर केंद्रित, कैसे भला? आप एक 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे को देखें, आपके साथ मार्केट जाता है, मम्मा ओ क्या है, मम्मा ये पंखा कैसे घूमता है, मम्मा वो पेड़ कैसे खड़ा है, मम्मा ये ट्रेन कैसे चलता है। 4 दिन 5 दिन पहले आपने उसके इस प्रश्न को जवाब दिया था,
लेकिन फिर भी वह ऐसे प्रश्न कर रहा है। अर्थात सुनने पर जब नहीं दिया जाए जोड़, सुनने को नहीं दी जाए प्राथमिकता, बोलने को दिया जाए केवल प्राथमिकता, अर्थात अहम केंद्रित भाषा कहलाती है ना। 3 से 5 वर्ष के बच्चों पर बीनेट इंस्टीट्यूट में पियाजे महोदय ने अनुसंधान भी किया है ना, और उन्होंने पाया कि सारे बच्चे बोलने को पराश्रय दे रहे हैं, सुनने पर नहीं। मेला गोला तेज डोलता है, मेरे पापा तुमले पाछे बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, मैं ना अपने भूम से यानी कार से अपने मामा के घर जाऊंगा। उन्होंने देखा जीन पियाजे साहब ने कि कोई बच्चा सुनने को प्राथमिकता नहीं दे रहा है, बोलने को ही प्राथमिकता दे रहा है, अर्थात अहम पर केंद्रित, यानी मैं, अर्थात बोलने को जब दिया जाए बढ़ावा, सुनने को नहीं, तो वह होगी अहम केंद्रित भाषा, जो कि होगा एक तरफा। यार आप बोले जा रहे हैं तो एक तरफा माध्यम हुआ ना, आंतरिक माध्यम हुआ ना। और जब दूसरे को सुनाइएगा तो बाह्य होगा कि नहीं, चूँकि मुख से वह भाषा निकलेगी और दूसरे सुनेंगे तो बाह्य माध्यम होगा। बोले तो दो तरफा, चूँकि अकेले तो बात नहीं करेंगे। और समाज की यदि छोटी सी परिभाषा की बात करूं तो समाज कम से कम 2 व्यक्तियों का समुच्चयन है, 2 व्यक्तियों का सेट है। चूँकि 2 से 3 और 3 से 4 बनते हैं, तभी तो ग्राम प्रखंड है ना जी। ग्राम प्रखंड अनुमंडल जिला तहसील वगैरह बनते हैं। तो कम से कम बातचीत करने के लिए, भाषा को सामाजिक होने के लिए 2 व्यक्ति का रहना अनिवार्य है, तो वह होगी सामाजिक भाषा। समझे जी। चलिए, समझना क्या है, आप लोग तो खुद समझदार हैं। हाँ, हमारा थोड़ा सा प्रयास है, अच्छा लगे तो अपना प्रेम स्नेह सानिध्य बनाए रखिएगा। चलिए देखते हैं। सामाजिक भाषा, जैसे कि गूंगा व्यक्ति है, बोंगा व्यक्ति क्या करता है जी, बोंगा, हाँ, तो वो लिख करके, जैसे मम्मा भूखू लगा, मम्मा पानी चाहिए, वो रास्ता किधर है, मुझे फला डॉक्टर के पास जाना है, वो लिख करके तो दूसरे से बातचीत किया ना, तो सुनेगा भी। सुनने को जब प्राथमिकता दी जाए तो वह भाषा होती है सामाजिक, और केवल बोलने पर विशेष ध्यान दिया जाए तो अहम केंद्रित। क्लियर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ें। मौखिक शुरुआत, अर्थात बच्चे का जन्म हुआ जी, फिर बोलने की शुरुआत, तो पहली इकाई साउंड होती है पहली इकाई, अर्थात ध्वनि होती है। तो क्वेश्चन यदि सीटेट में आता है, बोलने की शुरुआत किससे होती है, तो ध्वनि से है। तो मौखिक शुरुआत की पहली इकाई पूछा जाए तो साउंड, और लिखित शुरुआत की पहली इकाई पूछा जाए, पहली इकाई तो वर्ण अर्थात अक्षर, वर्ण अर्थात अक्षर। रिटन फॉर्म की बात करें और ओरल फॉर्म की बात करें तो साउंड। तभी तो एक बच्चा मम्मा मम्मा, बेटा पापा बोलो, पापा, तो बच्चा बोलता प प प म, है ना, तो ये ध्वनि तो ही है। चलिए, बालक का जन्म, तो बालक का जन्म बालक की प्रारंभिक भाषा अशाब्दिक या सांकेतिक या निष्क्रिय शब्द पर आधारित होती है। समझेंगे इसको, क्या है, बालक का जब जन्म होता है तो बालक की प्रारंभिक भाषा अशाब्दिक होती है। मैं पूछता हूँ, क्या शब्द वगैरह बोलना शुरू कर देता है? बच्चे को भूख लगी तो वह दुग्ध पान करने के लिए क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। तो बच्चे की वह भाषा क्या है, अशाब्दिक ही तो हुई, संकेतों पर आधारित होती है। तभी तो इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज अर्थात शैशवावस्था जो है, सेंस ऑर्गेन्स पर आधारित होती है। सेंस ऑर्गेन्स, चाहे वह स्किन, चूसना, रोना यानी क्रंदन करना, हंसना, इस पर आधारित हो, है ना।
चलिए मित्र, पुनः देखते हैं क्या है अशाब्दिक भाषा। अशाब्दिक भाषा अर्थात शब्दों का प्रयोग नहीं करके संकेतों के द्वारा अपने हाव भाव को प्रकट करना। जैसे चींटी काटा या शरीर पर चींटी चढ़ गया या कोई चीज़ बच्चे को चुभ रही है, तो क्या है, वह संकेतों के द्वारा रोना शुरू कर देता है, शब्दों का प्रयोग तो नहीं करता है ना। तो यह अशाब्दिक होता है, यह सांकेतिक होता है। तो सक्रिय शब्द नहीं, निष्क्रिय शब्दों पर आधारित होता है। बोले तो नॉट एक्टिव, जो नहीं हो एक्टिव, दैट इज इनएक्टिव। निष्क्रिय शब्दों पर आधारित होता है। बालक जब जन्म लेता है ना तो वह सामाजिक प्राणी होता है, ना तो असामाजिक प्राणी होता है। कब तक? जब तक कि उसने क्रंदन करना शुरू नहीं किया है, रोना शुरू नहीं किया है, जब तक उसने आंखें नहीं खोली हैं, है ना। चूँकि मनुष्य या सामाजिक प्राणी कब होगा? जब हमारे जैसे आँख होंगे जी, हमारे जैसे वह बोलना शुरू कर देगा, तभी तो हम सामाजिक प्राणी कह सकते हैं। जन्म के कुछ मिनटों पश्चात वह बालक ना तो सामाजिक प्राणी होता है, ना तो असामाजिक प्राणी होता है। तो क्या होता है जी? अंतरिक्ष यात्री होता है। हाँ जी, जो मानना है माने, दूसरे ग्रह का प्राणी माने या जो माने, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। ना तो सामाजिक होता है बालक जन्म के पश्चात, न असामाजिक होता है। हाँ, क्रंदन करना शुरू कर दिया, आंखें उसकी खुल गई, तो क्या होगा? वह सामाजिक प्राणी हो जाएगा, सोशल हो जाएगा, अर्थात समाज का अंग हो जाएगा। और अरस्तु साहब ने क्या कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो बचवा जब तक आंखें नहीं खुली हैं, जब तक क्रंदन नहीं हुआ है, तब तक ना तो सामाजिक ना तो असामाजिक। चलिए, सर्वप्रथम बालक की जो भाषा होती है वो निष्क्रिय शब्दों पर आधारित होती है, यानी इंद्रियों का यूज करता है, सेंस ऑर्गन्स का। केवल बालक में उत्तेजना भरी होती है, अर्थात मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। मैकडूगल सेड अकॉर्डिंग टू अबाउट ये मेन जो बिहेवियर हैं, 14 मेन बिहेवियर बताए हैं, 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं मैकडूगल साहब। क्या? रोने के लिए, हंसने के लिए, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, तो ये क्या है? ये मूल प्रवृत्ति ही तो, मूल अर्थात जन्मजात प्रवृत्ति अर्थात बिहेवियर। तो जो मेन बिहेवियर है ना, उसके लिए किसी कॉलेज में जाकर के ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है। क्या एक बालक को हंसने के लिए किसी ने सिखाया? हमें आपने किसी ने रोने के लिए, प्रेम करने के लिए, किसी से नफरत करने के लिए सिखाया क्या? यदि नहीं, तो ये क्या है? मूल प्रवृत्ति हैं। और बालक का जब जन्म होता है तो उसकी जो भावनाएं होती हैं वो केवल उत्तेजना पर अर्थात मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है बच्चे का। तो मूल प्रवृत्ति को उम्मीद है समझ चुके हैं। मूल प्रवृत्ति जैसे कि रोना, हंसना, घृणा करना, नफरत करना इत्यादि इत्यादि, जो कि संवेगों को जन्म देता है, इमोशन को जन्म देता है। इमोशन ना, इमोशन की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इमोवेयर शब्द से, लैटिन भाषा के इमोवेयर। यह भी सीटेट में 2 बार प्रश्न आ चुका है। इमोवेयर शब्द से उत्पत्ति हुई है। चलिए, क्रंदन। अच्छा जी, जैसे कि देखिए, मूल प्रवृत्ति लगा हमें डर, क्या लगा? भय। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एकदम रास्ते से, घने जंगल से गुजर रहे हैं, लग गया डर, तो कोई रुकना चाहेगा जी? यानी भय हो गया मूल प्रवृत्ति, और संवेग हो गया पलायन करना, स्केप। वहाँ से क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। पलायन अर्थात भाग जाना। जब भय लगता है अर्थात भय मूल प्रवृत्ति और संवेग पलायन करना, तो पलायन संवेग होगा हमारा। तो यह हम लोग विशेष चैप्टर में देखेंगे, मूल प्रवृत्ति, संवेग वगैरह। आगे बढ़ते हैं। क्रंदन,
बालक जब जन्म लेता है उसके बाद क्रंदन करता है, किसी की रोने की आवाज़ क्या क्या क्या, किसी की वाह वाह वाह, किसी की तो इतनी ज़्यादा मीठी होती है तो प्रेम में हो जाता है, और किसी की इतनी कर्कश की तो रब ने पैदा ले लिया है जी। आए तो खैर चलिए, तो यहाँ से यानी बालक के रोने से क्या हो जाता है, व्यक्तिक विभिन्नता की शुरुआत हो जाती है, व्यक्तिक विभिन्नता रीड होने लग जाता है, रीड होने लग जाता है। देखिए लिखा गया है कि क्रंदन अर्थात क्या 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 या की और रोने के क्रम से व्यक्तिक विभिन्नता रीड होने लगती है, स्पष्ट होने लगती है। व्यक्तिक विभिन्नता क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअलिटी, यानी प्रत्येक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की आँखों की पुतली अलग होती है, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का, लिखने का, हर प्रकार का नज़रिया अलग होता है, और यही तो हमें मिलनसार, एक दूसरे से मिलने पर मजबूर करते हैं। सोच करके देखें, यदि व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक मीन्स क्या, व्यक्ति, और विभिन्नता मतलब भेदभाव, अलग होना, डिफरेंस, तो पर्सनल डिफरेंस अर्थात व्यक्तियों में पाया जाने वाला अलग अलग जो गुण होता है, रूप होता है, स्वभाव होता है, फिंगरप्रिंट होता है, वही व्यक्तिक विभिन्नता होती है। और दोस्त 40% 50% क्वेश्चन सीटेट के इसी व्यक्तिक विभिन्नता पे बनते हैं, यकीन माने। इसीलिए एक कक्षा को समावेशी कक्षा रखा जाता है, जो कि जॉन डीवी का अनुसरण करता है। जॉन डीवी जिनके जनक है इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, समावेशी कक्षा। चलिए, तो समावेशी कक्षा यानी विविध विविध प्रकार के बालक होते हैं, तभी तो हमारे दोस्त अलग अलग सोच विचार के होते हैं, तभी तो मज़ा आता है। आप ही की तरह सोचने वाला दोस्त, क्या आपको अच्छा लगेगा? नीरस लगेगा यार। हाँ, आप ही की तरह सोचने वाली, आप ही की तरह एटीट्यूड रखने वाली पत्नी या पति यदि आपको मिल जाए तो झगड़ा होना लाजमी है यार, लाजमी है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो व्यक्तिक विभिन्नता को कक्षा में कैसे मानेंगे, प्रश्न आता है सीटेट में, हिंदी पैडागोजी में अक्सर। व्यक्तिक विभिन्नता को कक्षा में सीखने का संसाधन के रूप में देखेंगे, बहुमूल्य अंग के रूप में देखेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता। चलिए, बालक का जन्म हुआ जी। अब बच्चा बबलिंग करता है, सबसे पहले क्रंदन कर लिया, क्रंदन के बाद बबलाना शुरू करता है। हाँ, बबलाता है, जैसे बंदा बोलने की शुरू करता है, ओ मैंने पापा बोलना नहीं कहते, थुर्री पारता है जी। हाँ, अक्सर कहा जाता है, माताएं बहनें कहती है, देखो थुर्री पा रही छे, बोलल चाहता है कुछ। हाँ, ये चीज़ें होती हैं जी। चलिए देखिएगा, बबलाना हम समझ चुके हैं, बबलिंग। एक 3 महीने का बालक क्या करता है, लगभग 3 महीने का बालक बबलाना शुरू करता है, और लगभग 8 महीने 9 महीने का बालक फिर स्वनिम का प्रयोग करने लग जाता है, अर्थात फोनिम्स। स्वनिम क्या है, शब्द की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि कही जाए, स्वनिम। सीटेट 2014 में पूछा भी गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्वनिम हमारा उत्तर होगा। ठीक, शब्द की सबसे छोटी इकाई जो निरर्थक हो, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल। क्या है, स्वनिम मीनिंगफुल नहीं होता है। जैसे कि एक मम्मा बोल रही है, बेटा बोलो पापा पापा पापा, तो बच्चा पापा नहीं बोल के पा, मम्मा मम्मा नहीं बोल के माँ, दादा नहीं बोल के द, यानी कि छोटी इकाई का प्रयोग तो मीनिंगफुल तो नहीं हुआ ना, निरर्थक हुआ। अर्थात शब्द की सबसे छोटी इकाई जो निरर्थक हो, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल। एग्जाम्पल के लिए प, म, द, एट्सेट्रा।
स्मॉलेस्ट बट नॉट मीनिंगफुल एंड नॉट रिकॉग्निजिबल वर्ड्स, अर्थात पहचाने जाने योग्य नहीं होती है, यह होता है स्वनिम। चलिए दोस्त देखते हैं रूपी मॉर्फीम्स। रूपीम अर्थात मॉर्फीम्स, कई सारे प्रश्न बनते हैं इनसे। मॉर्फीम्स को देखते हैं। स्मॉलेस्ट एंड मीनिंगफुल वर्ड, छोटी लेकिन सार्थक। एग्जाम्पल के लिए पापा, थोड़ा मिसप्रिंट है, पापा, मम्मा, दादा इत्यादि। हाँ, तो स्वनिम क्या हुआ? शब्द की छोटी इकाई जो कि निरर्थक हो और पहचाने जाने योग्य न हो। और रूपिम क्या हुआ? मॉर्फिम, शब्द की सार्थक इकाई जो कि रिकॉग्निजिबल होती है, मीनिंगफुल होती है, पहचाने जाने योग्य होती है। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। वाक्य विन्यास या विज्ञान संरचना। वाक्य विन्यास या सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, वाक्य विज्ञान या वाक्य संरचना। सिंटैक्स क्या होता है? जैसे आप जानते हैं सब्जेक्ट को आगे रखना है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह, एग्रीमेंट, यानी इस प्रकार से सही होता है। कर्ता को आगे रखा जाए, जैसे आम सुनीता देवी खाती है। अरे बोल तो लिया, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। क्योंकि होगा क्या? आम सुनीता खाती है नहीं, सुनीता एक आम खाती है, सुनीता आम खाती, अर्थात कर्ता जो सब्जेक्ट है उसे आगे रखा जाए। तो यदि पूछा जाए जैसे मैडम खाना खाती है, तो मैडम खाना खाती है सही है, अर्थात वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही हो जाएगा। तो देखें, वाक्य के शब्दों का क्रम स्टडी किया जाता है। In syntax, we study about the structure of sentence, structure of subject, verb, etc. अर्थ विन्यास। देखिए, अर्थ विन्यास या अर्थ विज्ञान या अर्थ संरचना, इन तीनों नाम से प्रश्न आए हैं दोस्त, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। सिमेंटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। सिमेंटिक्स में क्या होता है? अर्थ को देखते हैं, क्या? मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग का नज़रिया यदि सही है तो हम कहेंगे कि अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है। जैसे मोहन ड्राइव्स अ बाइसिकल, मोहन ड्राइव्स अ बाइसिकल, मोहन एक कार ड्राइव करता है, तो ड्राइव होगा जी, गलत हो जाएगा ना। होगा क्या? मोहन ड्राइव्स नहीं, मोहन राइड्स, RIDES, राइड्स, मोहन राइड्स अ बाइसिकल, यानी अर्थ विन्यास की दृष्टि से होना चाहिए मोहन राइड्स अ बाइसिकल। अच्छा, मैं कहूँगा कि मैं चाय खाता हूँ, तो क्या होगा? यह गलत होगा। मैं चाय पीता हूँ, अर्थात कहने का अभिप्राय है हाँ, चलिए ठीक है। बात बस इतने सा है। सब्जेक्ट वर्ब वगैरह ठीक है तो हम कहेंगे क्या है? स्ट्रक्चर ठीक है तो वाक्य विन्यास सही है। यदि अर्थ वगैरह ठीक है तो हम कहेंगे अर्थ विन्यास सही है। अर्थ विन्यास, जैसे कि 2 बार पूछा गया प्रश्न है, मैडम चाय खाती है, बताइए मैडम चाय खाएगी कि पिएगी? पिएगी ना दोस्त, तो मैडम चाय पीती है, अर्थात अर्थ विन्यास यहाँ हो जाएगा गलत, है ना, और वाक्य विन्यास होगा सही, चूँकि मैडम सब्जेक्ट है, चाय खाती है, सही बात है। स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैटिकली इट इज़ राइट एंड सिमेंटिकली इट इज़ रॉन्ग। ठीक, इंग्लिश पैडागॉजी में लगभग 3 बार यह प्रश्न आ चुका है, 3 बार लगभग प्रश्न आ चुका है। चुनाव करना होता है। टेल अबाउट इट
सिमेंटिकली एंड सिंटैटिकली राइट और रॉन्ग। चलिए दोस्त, तो वाक्य विन्यास आपने देखा, अर्थ विन्यास देखा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या? अर्जन और अधिगम। अर्जन अर्थात एक्विजिशन, अधिगम अर्थात लर्निंग। चलिए, क्या है अर्जन? अर्जन क्या होता है? सहज रूप से और सक्रिय प्रक्रिया होती है। सहज प्रक्रिया, असक्रिय प्रक्रिया, जहाँ पर सिस्टम वगैरह नहीं होता है। बोले तो नो सिस्टम। यार मुझे बताइए, मदर टंग जो भी एक बालक सीखता है, मदर टंग वगैरह सीखता है, उसके लिए सिस्टम वगैरह है? देखा देखी के अनुसार, ऑब्जर्वेशन के अनुसार, लेड के अनुसार बालक सीख लेता है ना। क्या हमें आपको हिंदी सिखाने के लिए किसी ने प्रयास किया? हाँ, ग्रामेटिकली सिखाने के लिए विद्यालय जाते हैं, लेकिन आम तौर पर घरेलू बातचीत हम सहज रूप से सीख जाते हैं। और सक्रिय प्रक्रिया अर्थात सक्रिय रहने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? देखिए, एक अंग्रेज का बच्चा, माता पिता अंग्रेजी बोल रहे थे, तो क्या वो कलम कॉपी लेकर के बैठे हुए थे एक्टिव रूप से उसे सीखने के लिए? उस भाषा को सीखने के लिए क्या सक्रिय रूप से सीखने के लिए बैठे हुए थे? नहीं ना। तो यही तो है असक्रिय प्रक्रिया। और अधिगम होगा क्या? सक्रिय प्रक्रिया, जहाँ पर सिस्टम होगा। जैसे सिस्टम वगैरह क्या, माने नियमबद्ध व्यवस्था होती है। जैसे 5 साल के बाद एक विद्यालय प्रथम कक्षा में गया, तो वहाँ बेंच डेस्क लगे हुए हैं, सबका एक यूनिफॉर्म है, हम लेट करके नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थात सक्रिय रहना पड़ेगा, हमें बैठ करके सक्रिय रह करके शिक्षक की बातों को सुनना पड़ेगा। तो अधिगम हुआ ना सक्रिय प्रक्रिया। क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 प्रश्न तो बनने ही होते हैं सीटेट में इस अर्जन अधिगम से। अतः सजग रहेंगे दोस्त, सहज रूप से। चलिए, अर्जन एक उद्देश्य रहित प्रक्रिया है या उद्देश्य रहित पद्धति है। अर्थात एम नहीं होता है, गोल नहीं होता है कि ये हमें सीखना है, इससे हमें नौकरी लग जाएगी, इससे हमें का अवार्ड मिलेगा, फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे। मदर टंग वगैरह जो सीखते हैं हम, मातृभाषा जो सीखते हैं, क्या कोई उद्देश्य रहता है? तो उद्देश्य सहित नहीं, उद्देश्य रहित प्रक्रिया। ईवीएस में काफ़ी आता है कि रहित का प्रयोग, सहित का प्रयोग, तो स्पष्ट रखेंगे, रहित, सहित इत्यादि। चलिए दोस्त, देखिएगा, अर्जन एक यानी एक्विजिशन एमलेस होता है, ठीक। तो अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय पद्धति है, उद्देश्यपूर्ण है ना। फिर देखिए कि यह सहज, मैंने सहज में यूँ ही और स्वाभाविक रूप से सीख लिया हमने। अर्जन मैंने बताया ना, सहज रूप से। यार दाल रोटी खा रहे हैं, दूध भात खा रहे हैं, बगल में कोई गाली गलोच दे दिया, कैसे एकदम पड़ाक पड़ाक घपाक घपाक सीख जाते हैं? हाँ, वहाँ कोई प्रयास किया हमने, सहज रूप से सीख लिया। और विद्यालय में जाइए तो देखिए, कमर दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं और सहज रूप से बैठे हुए हैं। लेटने का मन है लेकिन फिर भी शिक्षक क्या कहेंगे, मास्टरवा की कहेगा, चटिया क्या कहेगा विद्यार्थी लोग, इसीलिए लेटते नहीं हैं। हाँ, बाहर भी नहीं निकल सकते, ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा यार, सुनना पड़ेगा मास्टर जी की बातों को। तो असहज प्रक्रिया है अधिगम, जो व्यवस्थित रूप से, सिस्टमैटिक रूप से होता है, अर्थात प्रशिक्षण युक्त प्रक्रिया है। ट्रेनिंग दी जाती है बेहतर पढ़ाने के लिए या बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए। हाँ, अधिगम क्या होगा? प्रशिक्षण युक्त, और प्रशिक्षण रहित होगा अर्जन।
चलिए देखिए, अनौपचारिक ढंग यानी इनफॉर्मल वे से अर्जन सीखा जाएगा। अनौपचारिक ढंग से सीखा जाएगा। अनौपचारिक क्या? अरे जहाँ पे औपचारिकता नहीं होगी यार, मुक्त वातावरण में, फ्री एनवायरनमेंट में सीखा जाता है। जैसे मदर टंग, मातृभाषा वगैरह क्या मुक्त वातावरण में अनौपचारिक ढंग से ही तो सीखा जाता है। और अधिगम क्या होगा? यह औपचारिक ढंग से यानी फॉर्मल वे से सीखा जाएगा। फॉर्मल वे मतलब क्या? जिसका फॉर्म होगा। फॉर्मल से निकालिए फॉर्म, जहाँ पर सूत्र होंगे, जहाँ पर नियम होंगे, ड्रेस कोड होगा, इसी प्रकार बैठना है, कॉपी पर ही लिखना है। तो फॉर्म होता है, यानी नियमानुसार से सीखी जाती है, नियम वगैरह से रिलेटेड होती है क्या? अधिगम। चलिए फिर अर्जन को देखते हैं। अर्जन सीखने की क्षमता विस्तार से संबंधित है। यानी अर्जन जो है वो अधिगम का विस्तार यानी अधिगम को बढ़ावा देने की शुरुआत है। लर्निंग करने के लिए 5 साल तक हम घर पे ही बोल चाल की भाषा, मदर टंग वगैरह सीख जाते हैं। तो अधिगम के विस्तार से रिलेटेड है। अधिगम क्या है? यह क्रमानुसार, क्रमागत होता है। क्रमानुसार जैसे एक क्रम से सीखी जाती है, इनका एक क्रम होता है। जैसे कि घ सिखाया, क ख ग घ अंघ, फिर घर घर, फिर राम घर जाता है। हाँ, वाक्य बनाते हैं। चलिए, तो यह क्रमानुसार यानी क्रमागत होता है। अर्जन में एक्विजिशन में त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां, मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, लेकिन त्रुटियों के लिए क्या होता है? उसको दूर करने के लिए प्रयास होता है जी? नहीं ना। लेकिन अधिगम लर्निंग में त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षक बार बार बच्चे को समझाते हैं, बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो अधिगम त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्जन में क्या होता है? परिवेश प्रभावहीन होता है। बोले तो बिना क्रम से वर्तुलाकार या चक्राकार होता है। यहाँ नियमों को याद करेंगे, यह जरूरी नहीं है। क्या समझते हैं फिर से? अर्जन क्या होता है? प्रभावहीन होता है एनवायरनमेंट, परिवेश। लेकिन अधिगम में, विद्यालय में देखिए, विद्यालय में परिवेश, बोर्ड वगैरह रहेगा, बेंच डेस्क रहेंगे, ऊपर क्या होंगे? कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, प्रसंग वगैरह लिखे रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं। क ख ग घ, क से कबूतर, दीवार पर लिखा रहता है, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, जीवन उसका अपना गढ़ती जाए। तो ये सारी चीज़ें आप दीवारों पर पाते हैं विद्यालय की। तो परिवेश क्या हुआ? प्रभावपूर्ण हुआ, है ना। परिवेश प्रभावपूर्ण हुआ, अर्थात ये जो लिखी हुई बातें रहती हैं दीवारों पर, बोर्ड पर, या मानचित्र वगैरह या फोटो वगैरह में, इसे क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं ज़रा बताइए? इसी को कहते हैं प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल, अर्थात प्रिंट रिचफुल एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ठीक है। इससे ईवीएस में, हिंदी पेडागोजी में काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैंने बताया प्रिंट समृद्ध माहौल। चलिए देखिएगा, अर्जन क्या होगा? परिवेश प्रभावहीन होगा। और जब प्रभावहीन हो गया तो क्रम होगा जी, ऑर्डर होगा। बिना क्रम से सीखा जाएगा, और बिना क्रम से यानी लीनियर नहीं सीखा जाएगा, तो सर्कुलर सीखा जाएगा, यानी वर्तुलाकार। बोले तो चक्राकार, कहीं से भी शुरुआत कर देगी मम्मा। बेटा ये क्या है? भूम भूम। ये क्या है? गाड़ी। बेटा गाड़ी कैसे आवाज़ करता है? हाँ, क ख ओ आ नहीं सिखा रहे हैं, और बहुत सारे लोग सिखा भी रहे हैं। माने अपना एक ऑर्डर होगा, एक निश्चित क्रम नहीं होगा कि यही चीज़ सिखाएंगे। बहुत सारे लोग मछली जल की रानी है कविता से ही शुरुआत कर देते हैं। इसी को तो हम कहेंगे चक्राकार या वर्तुलाकार, यानी एक क्रम से नहीं सीखा जाएगा, यानी रैखिक नहीं हो करके वर्तुलाकार या चक्राकार।
तो परिवेश हुआ प्रभावहीन, और प्रभाव पूर्ण कहाँ होगा? अधिगम में, है ना। योजनाबद्ध, एक प्लानिंग यानी नियोजन। नियोजन मीन्स क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग करके बच्चों को सिखाते हैं। एक टीचर काफ़ी मेहनत करता है एक एक चैप्टर को समझाने के लिए कि सारे बच्चे एक समावेशी कक्षा में बेहतरीन ढंग से सीख जाएं। इसीलिए चाहे कविता के माध्यम से, चाहे हंस करके, खेल खेल में शिक्षा देता है एक शिक्षक। तो यह क्या हुआ? एक नियोजन के अनुसार, यानी अधिगम क्या है? एक योजनाबद्ध प्रणाली है। और यहाँ रटा भी जाता है, लेकिन अर्जन में रट्टाफिकेशन नहीं चलता है जी। चलिए आगे बढ़ें। आगे हम देखते हैं अधिगम परिभाषाओं के रूप में। क्या है? अधिगम परिभाषाओं के रूप में, यानी अनुभव और परिवेश तथा परिस्थितियों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा मिलेगी, जैसे गेट्स महोदय। गेट्स महोदय कहते हैं, इनका लगभग 3 बार जो है सीटेट में आ चुका है परिभाषा। क्या? घर का जो गेट होता है तो गेट से याद रखेंगे गेट कीपर, तो गेट्स महोदय। तो घर का गेट कीपर कैसा होना चाहिए? तो अनुभवी होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड। ऐसे तो निठल्ला आदमी को नहीं ना रखिएगा जी। तो यही बात है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? गेट्स महोदय ने। गेट्स एवं अन्य, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात घर का गेट कीपर कैसा रखेंगे? तो अनुभवी और प्रशिक्षित, है ना। उसी प्रकार कौवा महोदय यानी क्रो एंड क्रो, वो कहते हैं वातावरण के साथ अनुकूलन के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। आगे मैं एक विशेष चैप्टर में ही बताऊंगा। चाहे आपके गेट्स महोदय हों, चाहे आपके गिल्ली लाठी से फोड़ने वाले कौन यार? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड महोदय हों, किंग्सले हों, क्रो एंड क्रो, गार्डनर महोदय या मर्फी, इन सभी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा अधिगम की हम लोग एक विशेष चैप्टर में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुभव और परिवेश तथा परिस्थितियों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अर्थात भाषा के कौशलों पर अधिकार प्राप्त करके उनका भाषा के कौशल बोले तो 4 कौशल होते हैं। सुबोपली अर्थात LSRW, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। उनका परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग तथा व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? भाषा अधिगम कहलाता है। नॉम चॉम्स्की के महोदय के अनुसार बालकों में भाषा को ग्रहण करने की सहज प्रवृत्ति होती है। यस, सहज प्रवृत्ति होती है, या बालक का भाषा ज्ञान अर्जित करना सामाजिक भाषाई परिवेश पर आधारित होता है। माने समाज का परिवेश जैसा है, बच्चे की भाषा वैसी ही न होगी। यही है कि अर्जित जो करता है, अर्जन जो करता है भाषा को एक बालक, तो समाज के परिवेश पर आधारित होती है। अर्थात भाषा अर्जन जन्मजात होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज इनबॉर्न, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है जी, इंग्लिश पेडागोजी वाले याद रखेंगे। हाँ जी, 6 विषय की तैयारी करवाई जाएगी, सारे विषय की तैयारी करवाई जाएगी। चलिए देखिएगा, भाषा अर्जन अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन क्या? भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है, यानी लेड द्वारा होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फुल फॉर्म भी पूछा गया है सीटेट में। भाषा अर्जन यंत्र जिसकी हिंदी होती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाषा अर्जन यंत्र कहा गया है नॉम चॉम्स्की के द्वारा कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो कि 5 सालों तक,
यानी 5 साल तक क्या होता है, विशेष रूप से सक्रिय होता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होने लगता है 5 साल के बाद वह शिथिल होने लग जाता है, अर्थात उसकी सीखने की क्षमता धीमी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि बाल्यकाल ही एक बच्चे में स्वर्णिम काल का बीजारोपण होता है, बीजारोपण होता है। चलिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषिक परिवेश या वातावरण, माने भाषिक परिवेश या वातावरण पर निर्भर करता है कि भाषिक परिवेश कैसा है, उसके वातावरण पर निर्भर करता है, नहीं। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक व्याकरण क्षमता स्वतः ही एक बालक सीख जाता है। नोम चॉम्स्की ने बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर भी, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब जो सभी जगह विद्यमान हो। आप मुझे बताएं, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह क्या अमेरिका में, थाईलैंड में, स्विट्जरलैंड में नहीं पढ़ाया जाता है? वहाँ भी पढ़ाया जाता है और सभी की व्याकरण एक ही होती है। हाँ, बोलचाल की भाषा अलग होती है लेकिन व्याकरण तो एक ही होती है और सारे बच्चे सीख जाते हैं लगभग व्याकरण अनुकरण के माध्यम से। हाँ, तो यही है सार्वभौमिक व्याकरण, जो कि नोम चॉम्स्की जिसकी एडवोकेटिंग यानी वकालत करते हैं और कहते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर भी बालक स्वतः ही सीख जाता है। यूनिवर्सल ग्रामर इंग्लिश वाले काफ़ी आया हुआ है, इंग्लिश वाले भाई बंधु मित्रगण याद रखेंगे, नोम चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर। चलिए देखिएगा, सार्वत्रिक, हिंदी पैडागोजी में सार्वत्रिक या सार्वभौमिक व्याकरण क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा? तो नोम चॉम्स्की ने। चलिए मित्र आगे बढ़ें। देखिए, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन बता चुका हूँ, अचेतन प्रक्रिया है जो सहज रूप से यानी सहजता से सीखा जाता है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करने की आवश्यकता होती है। यार एगो बात बताइए, एगो बच्चा गया पापा जी के साथ चौक चौराहा पे, ऐसे एकदम से खैनिया लेटा रहा है, हाँ, तो IAS बन जाएगा, IAS बन जाएगा। उस बच्चे ने सहज रूप से IAS शब्द सीखा कि नहीं? IAS, हाँ, तो तक कद्दू में तीर मार देगा, जाने तुम कत्ते पढ़े लिखे वाला हो गया है, बहुत बड़का एकदम, इतना दिन तो घास नहीं छील पाया, बतंगड़ी करता है। तो बतंगड़ी या गाली गलोच या घास नहीं छील पाए, ऐसा क्वाटेशन एक बच्चा कैसे ये क्वाटेशन सीखा? यार सहज रूप से, यही तो अर्जन है, यही तो अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल ढंग है। तो आपसे पूछा जाए अनौपचारिक प्रक्रिया क्या है, उदाहरण में दे दिया जाए चौक चौराहा वगैरह, चौक चौराहा, पड़ोस, हाँ, परिवार, ये क्या है? अनौपचारिक है। और औपचारिक क्या होगा? विद्यालय, हाँ, खेल का मैदान जहाँ पर एक कोच खड़ा है ताकि गलती नहीं कर सकते, नियम पूर्ण व्यवस्था, तो वह अनौपचारिक प्रक्रिया होगी। औपचारिक अनौपचारिक से बहुत प्रश्न आए हुए हैं। मैं यहाँ ध्यान केंद्रित कर दूँ आप लोगों का, प्राथमिक निकाय इसी को कहा जाता है अनौपचारिक ढंग को, और द्वितीयक निकाय या द्वितीयक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी, जैसे द्वितीयक एजेंसी क्या होगी? यार प्राथमिक एजेंसी बोले तो बालक सबसे ज़्यादा परिवार के सानिध्य में रहता है, तो परिवार को हम क्या बोलेंगे? अनौपचारिक व्यवस्था। परिवार को क्या बोलेंगे हम? प्राथमिक निकाय या प्राथमिक एजेंसी। और द्वितीयक एजेंसी क्या होगी? शिक्षक वगैरह, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, जहाँ पर नियम पूर्ण व्यवस्था होगी, वह द्वितीयक एजेंसी होगी, द्वितीयक व्यवस्था होगी। मैंने आप लोगों का 3 चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, समझने की प्रयास करेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट है यार, यकीन माने दोस्त। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद वीडियो हालांकि लंबा जा रहा है लेकिन एक ही लेसन में कई सारी लेसन का समावेशन किया है जो कि आपके लिए पिलर का काम करेंगे, रिसोर्सेज का काम करेंगे सीटेट के क्वेश्चनों में उलाला करने के लिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ें। देखिएगा, हाँ, भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। परिचित परिस्थिति यानी
एक विद्यालय जाने की शुरुआत जब बालक करता है तो मम्मा को बोलता है मम्मा आप भी बैठो, आप भी बैठो। तो मम्मा को भी बैठाना चाहता है, और मम्मा जब घर पे सिखाती है, पापा जी जब सिखाते हैं, तो अर्जन यानी एक्विजिशन बेहतरीन ढंग से होता है। और कोई अपरिचित व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते हैं वो सिखाना शुरू करे, थोड़ी देर में बोर होने लग जाएंगे, है ना। लगभग एक प्रश्न आया हुआ है, परिचित परिस्थिति में भाषा अर्जन बेहतरीन होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। चलिए, मेन पॉइंट क्या, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है क्या, भाषा अर्जन। मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज से संबंध रखता है, रिलेटेड होता है। इट इज़ रिलेटेड टू मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। व्हाट, लैंग्वेज एक्विजिशन। चलिए आगे देखें, भाषा अधिगम अर्थात सीखना, तो द्वितीय भाषा से संबंध रखेगा भाषा अधिगम, है ना। द्वितीय भाषा से सीखा जाएगा, द्वितीय भाषा। लेकिन स्टीफन क्रेसन महोदय, एक मनोवैज्ञानिक आएंगे क्या, आ चुके हैं यार उनका कथन है कि स्टीफन क्रेसन महोदय कहते हैं कि परिवेश यदि प्रभावशाली दे दिया जाए तो द्वितीय भाषा को भी अर्जन के रूप में सीखा जा सकता है, एक्विजिशन के रूप में सीखा जा सकता है। खैर वो इंग्लिश पैडागोजी वालों को पढ़ना अनिवार्य होगा स्टीफन क्रेसन महोदय के बारे में। इधर के व्यक्तियों, इधर 5 विषयों के लिए, 4 विषयों के लिए नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल है कि मानता नहीं यार, मन करता है एक ही वीडियो में जो है ना सारा नॉलेज उतार दूँ, आप लोगों की मदद कर दूँ। चलिए दोस्त देखिएगा आगे, भाषा अधिगम सीखना यानी लैंग्वेज लर्निंग। जब किसी भाषा को व्यवस्थित रूप से यानी सिस्टमैटिक रूप से टीचिंग प्रोसेस किया जाए, व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा सिखाया जाए, तो वह अधिगम कहलाता है। यू नो वेरी वेल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। भाषा अधिगम के लिए कौशलों यानी लेखन, वाचन, पठन, श्रवण का प्रयोग एवं अभ्यास, रिवीजन अनिवार्य होता है। रिवीजन नहीं होगा तो अधिगम अस्थायी होगा जी, अधिगम तो फिर नहीं हो पाएगा, भूल से जाएंगे। तो यहाँ पर रिवीजन होता है, कहाँ, लर्निंग में। चलिए, भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया बोले तो सक्रिय रहना पड़ेगा आपको, क्रियाशील यानी एक्टिव होना पड़ेगा, तथा सार्थक परिस्थितियों में और अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे एक बालक ने भाषा सीख लिया, अब उसे कोई नौटंकी वगैरह या ड्रामा करने दे दिया जाए तो वह परिस्थिति उसके लिए क्या होगी, सार्थक होगी, मीनिंगफुल होगी, और बच्चा वहाँ पर ड्रामा वगैरह करेगा और भाषा को बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को बोलेगा तो उसकी पकड़ मजबूत होगी। तो इसीलिए कहा गया जो लैंग्वेज लर्निंग होता है, भाषा अधिगम होता है, वह चेतन प्रक्रिया है, सक्रिय व क्रियाशील होता है, सार्थक परिस्थितियों में, मीनिंगफुल एनवायरनमेंट में अधिक मोर इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मेन पॉइंट, भाषा अधिगम त्रिभाषा सूत्र 1964-66 के द्वितीय व तृतीय भाषा के सीखने से संबंध रखता है। त्रिभाषा सूत्र, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला क्या है जी, दौलत सिंह कोठारी, जिसे प्रथम शिक्षा नीति यानी शिक्षा नीति भी कहते हैं, शिक्षा नीति या कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, कोठारी आयोग, और पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी जो था, दौलत सिंह कोठारी। चलिए जी, दौलत राम कोठारी। त्रिभाषा सूत्र 1964 से 66 ये वक्त लगा था। चलिए, तो द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा इसको हम लोग समझेंगे। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम देख लें। हाँ जी, त्रिभाषा सूत्र से भी बने हुए हैं प्रश्न, इसीलिए तो मैंने बोला कि एक ही वीडियो में बहुत सारे क्या लगभग 4-5 चैप्टरों को समाहित किया है। चलिए, त्रिभाषा सूत्र देखिएगा। भारतीय संविधान की धारा 343 के पैरा नंबर 1 के अनुसार क्या भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं,
राष्ट्रीय भाषा नहीं, नेशनल लैंग्वेज नहीं, राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी ना वह हिंदी होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। याद रखेंगे, प्रश्न आया हुआ है, क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है? तो मारेंगे विकल्प में नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा है। संविधान में नहीं है जिक्र राष्ट्रभाषा का। संविधान में जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने निर्माण किया उसमें राजभाषा का जिक्र है। और जी अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिएगा, 343 के पैरा नंबर 2 में, 343 के पैरा नंबर 2 में अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सहायक राजभाषा अर्थात AOL, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। AOL को फुल फॉर्म भी पूछा गया है इंग्लिश पैडागोजी में। 343 के पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 2 यह भी पूछा गया है आपके 7 जुलाई 2019 की परीक्षा में। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि फुल फॉर्म है AOL का, हिंदी सहायक कार्यालयी भाषा, सहायक कार्यालयी भाषा या सहायक क्या राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कार्यालयी भाषा। और पैरा नंबर 1 343 के पैरा नंबर 1 में किसका? ओला का जिक्र है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ओला यानी OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत दोनों को मान्यता दी गई, हिंदी को और अंग्रेजी को। क्या भाषा जो कि राजभाषा के रूप में काम करेगी, लेकिन अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में काम करेगी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 1964-66 ईस्वी में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया। इसके बाद 1968वीं शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिशें की गईं। विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। जैसे मातृभाषा, जैसे केरल में पढ़ा रहे हैं जी, केरल क्या हो गया? हिंदी भाषी राज्य हुआ? नहीं ना, गैर हिंदी भाषी राज्य हुआ, क्योंकि मातृभाषा वहाँ की केरला होगी। हाँ, गोवा है तो कोंकणी है, अंग्रेजी वगैरह है। तो केरल में प्रथम भाषा मातृभाषा वहाँ की केरला होगी, तो केरला भाषा में मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाए। और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी वगैरह पढ़ाया जाएगा, और तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी। हमारे भारत देश, जैसे कि बिहार की बात करें जी, हम तो बिहारी हूँ जी, आई एम प्राउड ऑफ दैट। चलिए देखिएगा, बिहार में हिंदी जैसे कि अपन जो है ना पहली भाषा हो जाएगी, चूँकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के राज्य के निवासी हैं, तो हिंदी हमारी पहली भाषा हो जाएगी। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीख लिए जी। अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं एक शिक्षक मातृभाषा में बच्चे को ट्रांसलेट करके सिखाते हैं, ताकि बच्चा मातृभाषा में हिंदी में उसे समझ सके। यही बातें तो होती हैं। तो त्रिभाषा सूत्र मैंने 2 यानी राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं और गैर हिंदी भाषी राज्य, उनके संदर्भ में आपको बताया। हिंदी भाषी राज्य के संदर्भ में क्या करेंगे? पहला मातृभाषा, दूसरा में अंग्रेजी, तीसरे में कोई भी विदेशी भाषा, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश वगैरह इत्यादि सिखाया जा सकता है। त्रिभाषा सूत्र कोठारी कमीशन की अनुशंसा पर आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी नोट 68वीं शिक्षा नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी दोहराया गया। यानी इसे क्या है, 1968 की शिक्षा नीति यार एक ही दिन में नहीं बन गया, मंजूरी मिली नहीं मिली, फिर आगे बढ़ाया,
फिर काम किया, कुछ और सुधार किए, 1968 में यही प्रयास हुआ। फिर 1986 में जाकर के प्रयास किया गया, जाकर के NCF 2005 में जाकर के भरपूर रूप से लागू हो गया। इसीलिए तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अपना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। खैर चलिए देखते हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी दोहराया गया, वह इसका संशोधित रूप जो है 1992 की कार्यकारी योजना में भी देखा गया। 1986 में किया गया, फिर उसके बाद 1992 में भी सुधार किया गया। चलिए, भाषा बाबूराम सक्सेना के अनुसार लगभग एक बार इनकी परिभाषा पूछी जा चुकी है कि क्या बाबूराम सक्सेना वो क्या कहते हैं कि भाषा वैसा माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं। विचार विनिमय का मतलब क्या है? एक्सचेंज करना, एक दूसरे को आदान प्रदान करना। पहले क्या होता है, तो रे तोरा जिम्मा में गेहूँ है, ले गेहूँ ले हमरा दे दे, तुम क्या चावल, हाँ मकई दे दो इत्यादि। मैंने पहले मुद्रा तो नहीं चलती थी ना, वस्तुओं का ही विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था। वही बात है कि हम लोग यदि गाली देंगे तो अगला भी गाली देगा, है ना। फूल दोगे तो फूल मिलेंगे, कांटे दोगे तो कांटे मिलेंगे। तो उसी प्रकार विचार विनिमय या सहयोग करते हैं। तो ये बाबूराम सक्सेना का कथन है। उसी यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना का यह स्टेटमेंट याद रखेंगे। फिर प्लेटो महोदय कहते हैं, आ भी चुका है सीटेट में जी, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। थाउट एंड लैंग्वेज। थोड़ा मैं विचार पे चर्चा कर दूँ। विचार क्या है यार? और भीतर सोचते हैं, जैसे कोचिंग में पढ़ने गए, 2 दिन डेमो किए, हाँ रास्ते में सोचते रे मास्टरवा बढ़िया पढ़ाया रे, रुपा दे दे कि नहीं दे दे। आप भीतर सोचते हैं ना जी, हाँ मास्टरवा बड़ी बेजोर पढ़ाता है, कितना नॉलेज है रे भाई, एक के वीडियो में सभे कुछ एकदम 6 विषय का ज्ञान है भाई, चाहे अंग्रेजी हो संस्कृत हो फलना ढिमका, एकदम में बेजोर पढ़ाए। आप अपने आप में बात कर रहे हैं, भीतर गुना, भीतर गुना, अस्कल्ली। और जब दूसरे से शेयर कर दीजिएगा, वही विचार आपका क्या बन जाएगा? भाषा। मौखिक रूप से उसे हम शेयर कर देंगे दूसरे को, वह भाषा हो जाएगी। यही तो है थॉट्स एंड लैंग्वेज। चलिए, तो दोनों में डिफरेंस है, ऐसा कौन कहते हैं? प्लेटो महोदय कहते हैं। थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक बातचीत है, यानी मूक मीन्स गूंगी, तो मूक बातचीत है आत्मा की। नहीं अरे क्या करें, पढ़ाई करें, क्या करें नहीं करें, अरे मैं फेल हो जाऊंगा नहीं पढ़ूंगा, तो अपने आप भीतर में बात करते हैं, तो आत्मा की मूक बातचीत है। वही जब ध्वनियात्मक यानी साउंड रूप से ध्वनियात्मक होकर होठों से प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये प्लेटो महोदय का स्टेटमेंट है। चलिए, भाषा का महत्व क्या है? महत्व, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? अब क्या ये भी बताना पड़ेगा? आप लोग तो अपने महान हैं जी, हाँ। जैसे कि भाषा का क्या महत्व है, हाँ? जीवन में जैसे चीनी खरीदने गए, सौदा खरीदने गए, तो एक दूसरे से बोलचाल करते हैं ना, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। साहित्य संस्कृति वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए भाषा अनिवार्य है। शिक्षा लेने के लिए या शिक्षा देने के लिए भाषा अनिवार्य है। यार भाषा नहीं होती तो कोई पढ़ाई करता क्या? हम भी पशु पक्षी की तरह आँव माँव चौं करते, काँव 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 करते। माने भाषा नहीं होती, सोच करके देखें एक मिनट, भाषा नहीं होती तो नहीं होता हमरा आपका भेंट। हाँ चलिए, तो भाषा का महत्व। भाषा क्या? विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में भाषा का प्रयोग होता है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के लिए, हम भी समाज में नहीं रहते यदि भाषा नहीं होती, सामाजिक प्राणी नहीं कहलाते, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर पाते यदि भाषा नहीं होती। तो भाषा ज्ञान प्राप्ति के लिए बोले तो शिक्षा के साधन के रूप में अनिवार्य है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए अनिवार्य है। भाषा के विविध रूप, चलिए अलग अलग प्रकार के रूप देखते हैं।
मातृभाषा के रूप में। हाँ, जैसे मातृभाषा मैंने बताया ना, भाषा के विविध रूप में क्षेत्रीय भाषा है, फिर आपकी जो है ना मातृभाषा है, बोली है, घरेलू भाषा। चलिए, मातृभाषा, तो मातृभाषा वही भाषा का पहला रूप मातृभाषा कहलाता है, जिसका अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा, यानी जन्मभूमि से ग्रहण की हुई भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। बेलार्ड महोदय घर की बोली, माता की भाषा और समाज द्वारा स्वीकृत भाषा मातृभाषा है, ऐसा कहते थे, जिसे गलत कर दिया जी। महात्मा गांधी साहब ने दिया स्टेटमेंट 1917 ईस्वी में, मातृभाषा के अनादर का विरोध करते हुए कहा था, कि माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो संबंध होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट लगभग एक बार आया हुआ है साहब, याद रखेंगे, इसे भी एक बार आ चुका है। चलिए देखते हैं। रायबर्न के अनुसार मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन और स्रोत है, भावों एवं अभिरुचियों का परिचायक है, यानी भाव वगैरह बताता है, अभिरुचि आपकी इंटरेस्ट क्या है, रुचि वगैरह उसका परिचय देता है, तथा सृजनात्मक शक्तियों का साधन है, यानी जो भी सृजनशील शक्तियाँ हैं उनका साधन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का साधन है, क्रिटिकलिटी का साधन है। क्या? भाषा, ऐसा रायबर्न साहब कहते हैं। चलिए देखा जाए भाषा शिक्षण। क्या? भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। हम जानते हैं कि भाषा संप्रेषण का परम साधन है। डीएलएड बीएड में काफ़ी एकदम झोला भर के है, हाँ जी, कि भाषा क्या है, फला चिला। चलिए, तो परम साधन है और बालक एक भाषिक अर्जन क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। बालक एक भाषिक अर्जन क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। नोम चॉम्स्की महोदय कहते हैं ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात लेड के साथ जन्म देते हैं, भाषा अर्जन यंत्र के साथ। ये देखिए, ये नटखट जो है आ गया है। ये लल्ला ना नाव कर लिया, नाव हो गया। हाँ चलिए, नाव स्नान करने से बड़ा लगाव है। हाँ जी, चलिए, तो मैं बता रहा था दोस्त, हाँ नॉटी बॉय है जी। चलिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा था। क्या? लेड अर्थात नोम चॉम्स्की महोदय का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी ईच चाइल्ड इज बॉर्न विथ लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी इमिटेट कैपेसिटी जो होती है वो इनबॉर्न कैपेसिटी, इनेट कैपेसिटी, इंग्लिश वाले विशेष ध्यान देंगे, इमिटेट कर लेता है लैंग्वेज को, मदर टंग को, और जो इसका संक्रमण काल होता है वह 5 साल तक होता है महत्वपूर्ण रूप से। 5 साल के बाद लेड क्या होता है? वीक होने लग जाता है, लैंग्वेज एक्वायर में डिफ़िकल्टी उत्पन्न होने लग जाती है। और क्या है कि यूनिवर्सल ग्रामर भी बालक स्वतः ही सीखने लग जाते हैं, इनेट कैपेसिटी जनरेट करने लग जाते हैं। इसलिए कहा गया है नोम चॉम्स्की के द्वारा जनरेटिव ग्रामर जो है वो भी बालक सीख जाते हैं। जनरेटिव ग्रामर या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी बालक इनबॉर्न कैपेसिटी के आधार पर सीख जाते हैं, क्योंकि ऑल द लैंग्वेज in the universe have one common grammar, it is universal grammar ना।
दो टाइप्स के स्ट्रक्चर भी बताए क्या, सरफेस स्ट्रक्चर सतही संरचना, डीप स्ट्रक्चर गहरी संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर। तो सरफेस स्ट्रक्चर क्या, यानी छिटपुट रूप से किसी चीज़ को सीखना, यानी ग्रामर वगैरह का थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना, बोले तो नॉट इंटेंसिव, एक्सटेंसिव नॉलेज, इंटेंसिव नॉलेज और इंटेंसिव नॉलेज होगा। इंटेंसिव यानी आंतरिक रूप से पूरी तरह यदि मेधावी होगा, एडवांस लेवल किसी भी लैंग्वेज का, तो वो डीप स्ट्रक्चर होगी, गहरी संरचना, यही है। और डीप स्ट्रक्चर के ही अंतर्गत डेमोग्राफिक फैक्टर भी आता है। डेमोग्राफिक फैक्टर क्या होता है, जैसे सीटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग इत्यादि, इसकी मदद से जब सीखा जाता है, सीटिंग वगैरह, क्रॉलिंग मीन्स रेंगना, वॉकिंग वगैरह इत्यादि, इसकी मदद से जब सीखा जाता है तो उसे डेमोग्राफिक फैक्टर कहा जाता है। ग्रामेटिकल रूल्स आदि की इंटेंसिव स्टडी जब बालक को हो जाती है तो डीप स्ट्रक्चर कहलाती है। और एलिमेंट्री लेवल का नॉलेज रहेगा तो वो सरफेस स्ट्रक्चर होगी। हाँ जी। और धीरे धीरे यह काल जो है 5 साल के बाद वीक होने लगता है। और प्यूबर्टी पीरियड हम जानते हैं 12 से 14 वर्ष होता है। फिर इसके ऊपर वयः संधि का काल, तो यह वीक होकर डिफ़िकल्टी उत्पन्न करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। चलिए आगे देखा जाए क्या। अतः बालक की भाषा को समाज द्वारा व्यवस्थित एवं स्वीकृत ढांचे में ढालने के लिए, यानी बेहतरीन ढंग से नॉलेज हो सके भाषा का, इसके लिए क्या होता है, टीचिंग करते हैं। भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। भाषा टीचिंग के लिए अन्य निम्न कारण, जैसे ज्ञानात्मक कारण, यानी ज्ञान बढ़ाने के लिए भाषा को टीच करना अनिवार्य होता है, भाषा को पढ़ाना, शिक्षण करना अनिवार्य होता है। भाषा शिक्षण के द्वारा ही हम बालकों को विभिन्न तत्वों और साहित्यिक परिवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। यानी साहित्य वगैरह के बारे में, विविध तत्वों के बारे में, कहानी, कविता आदि के बारे में ज्ञानात्मक कारण के कारण ही बता सकते हैं ना। तो इससे क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। कौशलात्मक यानी कौशल वगैरह में वृद्धि करने के लिए जी नहीं, भाषा के सभी कौशलों अर्थात सुबो पली LSRW बोले तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। रसात्मकता विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रसास्वादन के लिए। विविध साहित्यिक विधा कौन कौन से हैं जी, साहित्यिक विधा, विद्या वगैरह क्या, रस, छंद, अलंकार, दोहा, पद, कविता, कहानी, ये सब क्या है, विविध साहित्यिक विधा हैं। विविध साहित्यिक सौंदर्यात्मक बोध हैं। सौंदर्यात्मक बोध जो सीटेट टेस्ट दिए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। मास्टर बाबे जोर बताया जी, घपाक घपाक एकदम पुड़ुक पुड़ुक बता रहा है सभे। चलिए जी, का है साहित्यात्मक सौंदर्य जहाँ मिलता है ना, वहाँ पर हमारा उत्तर रसात्मकता। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रसास्वादन के लिए, रसास्वादन या रस का स्वाद चखने के लिए, किसका, कहानी, पद्य, खंड, गद्य और छंद, दोहा, अलंकार, रस, कविता वगैरह, इस ऐसे रस का स्वादन करने के लिए क्या होता है, भाषा का शिक्षा देना चाहिए। भाषा की शिक्षण होना अनिवार्य है। तथा लेखक के सूक्ष्म भावों और विचारों की रसानुभूति करने के लिए भाषा शिक्षण अनिवार्य है। सृजनात्मकता यानी सृजनशीलता, ठीक, क्रिटिकलिटी, बच्चा क्रिटिकल हो सके, बच्चा क्या कर सके, निर्माण कर सके, क्रिएशन कर सके, इसके लिए भी भाषा शिक्षण अनिवार्य होता है। भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता क्या होता है, पहले देखते हैं। लेखन कार्य में मौलिकता, मौलिकता मतलब क्या होता है, स्वतंत्र विचार। जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो क्या है, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र अधिकार, मौलिक कर्तव्य।
और प्रभावोत्पादकता यानी प्रभावी रूप से उत्पाद कर सके, प्रभावोत्पादकता के लिए भी अनिवार्य है। यह प्रभावोत्पादकता 2 बार सीटेट में यह भी आपके विकल्प में था, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट शब्द का चयन किया है। हाँ जी, चलिए। सृजनात्मकता, एक बालक जो रट्टा मार रोट लर्निंग करता है, क्या वह बालक सृजनशील हुआ जी? नहीं ना। सृजनात्मकता तो वो होती है, जैसे कि एक बालक को देखिए, आप माचिस ख़त्म हुआ, उसके डब्बे को फेंक देंगे, लेकिन वो बच्चा उसे फाड़ फाड़ के रखेगा जमा करके, और उससे ताश खेलेगा या कोई चीज़ खेलेगा। मिठाई लाई, मिठाई का डब्बा आप फेंक दीजिएगा, लेकिन वो लड़का क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, मिठाई के डब्बे में रस्सी बांध करके बम 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 पी चुक 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 मेरी गाड़ी आ रही है, सुबह उसे दौड़ाता हुआ नजर आएगा। तो ये क्या है? सृजनात्मकता ही तो है, जिससे बच्चे का ज्ञान का विकास होगा, जिससे बच्चे की बौद्धिकता बढ़ेगी, बुद्धि लब्धि का विकास होगा, टर्मन का, हाँ जी, इंटेलिजेंस कोसेंट। चलिए, सृजनात्मकता, मनोवैज्ञानिक कारण। अब साइकोलॉजिकल कारण क्या है जी? तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। जीन पियाजे के अनुसार, इनके अनुसार बालक के भाषा सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। 4 चरण दिए है ना, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने से संवेदी प्रेरक अवस्था, पूरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज, प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर कॉन्क्रीट स्टेज, और फिर ऑपरेशनल स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त अवस्था या अमूर्त अवस्था। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रिया 0 से 2 वर्ष है ना जी, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, फिर 11 से 15 वर्ष, और 15 या फिर कहा जाए प्रौढ़ावस्था तक। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक बालक स्वयं से बातचीत, टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगता है ना। लगभग 2 वर्ष के बाद तो बच्चा बोलना शुरू कर देता है, टूटी फूटी ही सही। इसे वे अहम केंद्रित भाषा का नाम देते हैं, पहले भी बताया, ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज, और इसे अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल कहते हैं। और कहते हैं ये अहम केंद्रित भाषा जो ये परिणाम है किसका? अपरिपक्व यानी नॉट मैच्योर संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल है। नॉम चॉम्स्की, इनके अनुसार बच्चा भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात के साथ पैदा होता है, जिसे इसने लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अर्जन यंत्र कहा, तथा विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित होती है। यानी यूनिवर्सल ग्रामर भी एक बालक बेहतरीन ढंग से सीख जाता है, खुद ही खुद इनबॉर्न कैपेसिटी के द्वारा। यानी लेड सार्वभौमिक व्याकरण को सीखने में भी हमारी मदद करता है। लेड केवल मानवों में ही पाया जाता है जी, हाँ जी। इसका संक्रमण काल जीवन के प्रथम वर्ष तक होता है विशेष रूप से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया सोशियल इंटरेक्शन यानी सोशियल इंटरेक्शन करके सीखते हैं बेहतरीन ढंग से। लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की रसियन जो हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने कहा कि पहले आती है भाषा तब विचार, तो उनके अनुसार समाज से अंतःक्रिया करते हुए अनुकरण यानी इमिटेशन, कॉपी करना, तो अनुकरण से सीखता है। पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा को वाइगोत्स्की बालक की निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अहम केंद्रित भाषा को क्या कहते हैं? निजी भाषा। कौन? वाइगोत्स्की। और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि यह निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो पियाजे महोदय का मानना है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो सहायक होगी, शुरुआत जो होती है वो अहम केंद्रित भाषा से होती है, लेकिन वाइगोत्स्की महोदय निजी भाषा प्राइवेट स्पीच कहते हैं। चलिए दोस्त, बस अब हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर बढ़ते हैं। समय काफ़ी हो गया है, परंतु न घबराइएगा। मेरा दावा है कि 5 विषय आपके इस महत्वपूर्ण हिंदी पेडागोजी में हल होते चले जाएंगे, लेकिन विशेष रूप से हिंदी पेडागोजी की कक्षा है दोस्त।
चलिए देखिएगा इस एक वीडियो, हाँ, हिंदी की एक पेडागोजी की वीडियो की दुनिया जो बदल दे आपकी दुनिया, झींगा लाला। चलिए पाठ 1 का प्रश्न, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषताएं। समावेशी कक्षा किसकी देन है? जॉन डेवी की। यार समावेशी कक्षा की शुरुआत क्यों की गई? माने समावेशी कक्षा किसको कहते हैं? एक ही छत के नीचे अमीर वर्ग, बोले तो ब्राह्मण वर्ग, या उच्च कुल के व्यक्ति, उच्च जात के व्यक्ति, निम्न जात के व्यक्ति, शूद्र वगैरह, सभी एक ही छत के नीचे पढ़ सके, पढ़ाई कर सके, इसके लिए समावेशी कक्षा लाया गया। यानी छुआछूत, भेदभाव, टचेबिलिटी वगैरह ये सब ना हो, इसके लिए समावेशी कक्षा लाया गया। तो समावेशी कक्षा में विविध शिक्षण सिद्धांत, माने अलग अलग प्रकार की भाषा भी तो बोलेंगे बच्चे, है ना। जैसे बंगाल में किसी आर्मी मैन का पोस्टिंग था, आ गए चलिए बिहार, तो वह बांग्ला भाषा बोलेगा ना कक्षा में जी। तो समावेशी कक्षा एक पिलर के रूप में काम करेगी, बच्चे के लिए बेहतरीन होगी, ना कि बाधा के रूप में। तो खैर चलिए प्रश्न है समावेशी कक्षा, हाँ जॉन डीवी ने दिया हुआ था, याद रखिएगा। एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यह भी जॉन डीवी, एकीकृत बताऊंगा मैं। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता है। क्या विशेषता है जी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है। जो समावेशी कक्षा है वो जो भाषा है बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है। समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। बालक अर्जित भाषा के अनुसार उनके प्रयोग के नियम बनाते हैं, व्याकरण के नियम सीखते हैं। क्या होगा उत्तर बताइए? हाँ जी, देखिए कक्षा कैसी है? समावेशी है, अर्थात अल्प दृष्टिबाधित, अल्प विकलांग बालक भी मौजूद है। हाँ, दूसरे विविध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का भी बालक है। तो समृद्ध वातावरण यानी एक बालक का एनवायरनमेंट कैसा? रिच एनवायरनमेंट। बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। देखिए बी नंबर में क्या है? समृद्ध वातावरण। यदि एक बालक का वातावरण समृद्ध होगा, बोले तो रिच होगा, मैप होगा, बोर्ड होगा, बच्चे बेहतरीन ढंग से बातचीत करेंगे, शिक्षक बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, दीवारों पर अच्छी बातें लिखी रहेंगी, तो हुआ ना समृद्ध वातावरण। तो भाषा सीखने में सहायक होता है, क्यों नहीं? बिल्कुल। अब ए नंबर, ए कह रहा है कि भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है। भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है। क्या समावेशी कक्षा में ऐसा होगा? समावेशी कक्षा में जैसा कि ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है, तो परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है। जबकि शिक्षण का सिद्धांत का विशेषता क्या होगा? एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जो हमारा होगा, 100% जो सही होगा उसकी तरफ जाना होता है सीटेट में, यानी पॉजिटिव। तो बी नंबर हमारा समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है, इस पर फोकस करेंगे। दूसरा प्रश्न देखें मित्र। हाँ, मॉन्टेसरी के अनुसार देखिए एक बात समझ लें कि मारिया मॉन्टेसरी जो थे उन्होंने कहा कि पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, यानी पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए? लिखना सिखाया जाना चाहिए। जबकि फ्रॉबेल साहब जो हैं, फ्रॉबेल महोदय, वो क्या, वो खेल विधि के जनक जो हैं। हाँ, हेनरी कोल्डवेल कुक भी हैं खेल विधि, लेकिन खेल विधि के जनक जो हैं वो फ्रॉबेल। उसके बाद जो विशेष काम किया वो हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया, खेल विधि जो कि आ चुकी है। ठीक है। तो मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों को पढ़ना सिखाने से पूर्व उन्हें लिखना सिखाया जाना चाहिए। तो दूसरे का हमारा ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा।
ठीक, तीसरा पढ़ते हैं। हाँ, याद रखिएगा, दूसरे का मॉन्टेसरी का कथन क्या है कि लिखना पहले, जबकि फ्रॉबेल कहते हैं पढ़ना पहले। तीसरा विकल्प देखिए, तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, प्लेटो के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? तो प्लेटो महोदय क्या बताया हुआ है मैंने, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। ए इज़ द राइट आंसर, ए नंबर अपना आंसर हो जाएगा जी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा के कथन में, मातृभाषा तो कौन सा कथन सही है बताइए? यह बालक की माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अच्छा जी, माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, बहुत लोग बोलेंगे। एक बात बताइए, मम्मा ख़त्म हो गई, मम्मा का देहांत हो गया जन्म देने के बाद, तो ए नंबर होगा। बी नंबर पढ़िएगा, यह बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। यस, इट इज़ द राइट आंसर। यह बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, वही तो मातृभाषा है। बी इज़ द राइट आंसर। सी नंबर, यह माँ के द्वारा बालक के लिए प्रयोग की जाने वाले लाड प्यार की भाषा है। दांत इनमें कोई नहीं। चलिए 4 का बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बनाना। 5 नंबर, हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, बताया था ना, संविधान में नहीं है उल्लेख। हिंदी भारत की राजभाषा है। यस, इट इज़ द राइट आंसर, हिंदी भारत की राजभाषा है। सी नंबर कहता है हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है। ना यार, मातृभाषा कैसे हो जाएगी? मातृभाषा मैंने बताया है क्या, घरेलू भाषा या आपके विशेष क्षेत्र या क्षेत्रीय भाषा। चलिए 6 नंबर देखिए, तो आपका उत्तर क्या हो गया? 2 नंबर, राजभाषा। बताया ना मैंने, 1963, 64, 66। चलिए 6 देखिएगा, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? कोठारी आयोग। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोठारी आयोग। 6 का ए नंबर हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ूँगा, ठीक है? आप वीडियो को रोक करके सारे ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट हो गया तो आप कमेंट्स दे दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे कंप्लीट कर सकूं। हाँ, कोठारी आयोग मैंने बताया ना, त्रिभाषा सूत्र दिया गया था और इसे शिक्षा नीति भी कहा गया। 7वां नंबर, निम्न में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। क्या बताया था मैंने, आप ही बताएं क्या हो जाएगा? 7 का सी नंबर हो जाएगा उत्तर। ए एवं बी दोनों सही है। किसके संदर्भ में यार? अर्जन क्या है? एक सहज प्रक्रिया है, बताया ना, लैंग्वेज एक्विजिशन सहज रूप से सीखा जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। सो 7 सी फॉर चेन्नई इज़ द राइट आंसर। 8वें नंबर प्रश्न, 8वां नहीं, चलिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपके हैं सीटेट पेपर 1। चलिए 2018 में पूछा गया, 9 दिसंबर 2018 के परीक्षा में पूछा गया है। देखिएगा प्रश्न संख्या 1, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया जी? यार एक ही चीज़ है, समाज मिला, कहानी ख़त्म कीजिए वाइगोत्स्की का। समाज के द्वारा, समाज में रह कर के बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, एक ही पासवर्ड है, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। हाँ जी, तो 1 का बी। 2 नंबर, ये भी 2018 में पूछा गया है। हाँ जी, DTA भागलपुर, मोबाइल नंबर 9122378338, दिव्यांश टीचर्स एकेडमी। हाँ, उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में। भाषा अर्जित, लर्निंग नहीं, एक्विजिशन, उसके संदर्भ में उचित नहीं है, नहीं है जो उचित, उसके बारे में विचार करना है जी। तो देखिए, यह एक सह प्रक्रिया है, यानी साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, सह प्रक्रिया। तो अर्जन क्या है? साथ साथ प्रक्रिया है। ऐसा भला कैसे? बच्चा क्या प्रयास करता है अर्जन में, जो कि सारी चीज़ें सीख जाएगा, जो कि सह प्रक्रिया बोला जा रहा है? नहीं ना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब देखिएगा, स्वाभाविक नहीं, मैंने क्या
सह प्रक्रिया है, साथ साथ चलती है। हाँ ये तो सही है, साथ साथ चलती है। बोले तो बच्चा खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी सीख रहा है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल रूप से। स्वाभाविक मतलब क्या? नेचुरल रूप से सीख जाता है बच्चा, नेचुरल रूप से सीख जाता है। हाँ बिल्कुल, नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। जैसे बगल में बोल रहा है, बगल में थूक फेंक रहा है कोई जी, हाँ तो बच्चा भी थूक फेंकना सीख जाता है। चिढ़ा रहा है तो चिढ़ाना सीख जाता है। मम्मा मम्मा, पापा 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 सुनते सुनते वह भी सीख जाता है, तो स्वाभाविक रूप से सीख लिया ना। सी नंबर, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। बताइए, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात कर लेते हैं। डी नंबर, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। डी हमारा नहीं होगा उत्तर। क्यों? क्योंकि बच्चों को नियम बनाना सिखाते हैं क्या? अर्जित में, अर्जन में, एक्विजिशन में। विद्यालय में ना, अधिगम में ना नियम बनाना सिखाते हैं। नियम वगैरह, फॉर्म वगैरह, रूल रेगुलेशन वगैरह सिखाते हैं। तो डी हमारा नहीं होगा। प्रश्न पढ़िए, कौन सा कथन उचित नहीं है बोला जा रहा है। अच्छा जी, बहुत लोग सोच रहे होंगे सी क्यों नहीं होगा। सी को पढ़िए, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं भाषा के नियमों को। यदि नियमों को कोई बोल रहा है, कई बार बोल रहा है, मम्मा पापा, या सब्जी बेचने वाली आ गई, या दूध देने वाला आ गया, वो 2 साल 3 साल का बच्चा, कैसे बातचीत करना है। नियमों को धीरे धीरे आत्मसात यानी कि ग्रहण करना। आत्मसात यानी कि पकड़ बनाना नहीं, विशेष रूप से सीखते नहीं हैं, आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण करने लग जाते हैं। तो सही तो बात है, नियमों को भी तो सीख लेते हैं। सी सही है, ए सही है, बी भी सही है। डी हमारा जो गलत है उसी का चुनाव करना था, 2 का डी। 3 नंबर, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने। अच्छा जी, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर का मुख्य आधार है। तो क्या आधार है मुख्य आधार? देखिए विकल्प, पाठ्यपुस्तकें, लिखित आकलन, उपलब्ध परिवेश, जटिल संरचना। क्या हो जाएगा उत्तर जी? हाँ जी, हाँ पकड़ लिए हैं आप। परिवेश मेन फैक्टर होता है। घर का परिवेश नहीं है बढ़िया तो बढ़िया ढंग से बच्चा नहीं सीखेगा। विद्यालय का परिवेश नहीं है बढ़िया तो नहीं सीखेगा बच्चा बढ़िया से, बेहतरीन ढंग से। परिवेश मुख्य रूप से होता है आधार। यार पाठ्य पुस्तक को जो भी मार रहे हैं, बड़े पक्ष का चुनाव करना पड़ता है। 70-80% आंसर नहीं होता है सही, 100% जो होता है सही, जो कोई काट नहीं सकता है, वैसा चुनाव करें सीटेट में। सीटेट में लगभग 2-3 आंसर आपको सही मिलेंगे 4 विकल्प में, लेकिन एक बेहतरीन सही होगा, उसका चुनाव करना होगा। मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा आपको। घर में शादी विवाह का माहौल हो, आप क्या पढ़ पाइएगा? किसी के घर में यदि श्राद्ध वगैरह, किसी की मृत्यु का माहौल हो तो क्या कोई पढ़ पाएगा? शोक में डूबा रहेगा। अर्थात परिवेश बेहतरीन होना, एनवायरनमेंट बढ़िया होना ज़रूरी है। 3 का सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5 पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। सबसे अधिक क्या ज़रूरी है, ये भी 2018 में पूछा गया है। तो विकल्प पढ़िएगा, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान। ये जो है ना, ये भाषा शिक्षक है यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में, कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, क्या बात है, कक्षा में लिखित आकलन, उस वक्त मैंने बोला था ना, प्रिंट समृद्ध परिवेश। परिवेश है महत्वपूर्ण, और प्रिंट समृद्ध मतलब प्रिंटेड किया, बोले तो लिखा हुआ, चाहे दीवार पर लिखा हो, यानी प्रिंटेड रिच एनवायरनमेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ मिले एकदम उत्तर ही हो जाता है साहब। हाँ जी,
दीवालों पर कबूतर का फोटो, खरगोश का फोटो क्यों बनाया जाता है? बच्चे बेहतरीन ढंग से सीखते हैं, रोज विद्यालय आते हैं, देखते हैं, रोज जाते हैं तो देखते हैं। इससे धीरे धीरे याद हो जाता है, भाषा में पकड़ बन जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल मतलब छपी छपाई हुई या लिखी गई बातों को कहते हैं। ठीक है, चलिए, सी इज़ द राइट आंसर। 5 नंबर, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। यस, कोड़ी स्लेट तो नहीं होते हैं बच्चे। बच्चे बोलचाल की भाषा अनुभव अपना लेकर के आते हैं। इसका निहितार्थ यानी इसका अर्थ क्या है? बच्चे को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए? बताइए, पीएचडी तो करके नहीं आते हैं जी। ए नंबर तो गलत होगा। इसका मतलब यही होता है क्या? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों को ये भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। यस, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बताइए, कक्षा में क्या कीजिएगा? हाथी का अंडा छीलिएगा? हाँ, अरे डी नंबर कह रहा है कक्षा के बाहर रखिए कि तुम जो सब जानता है ना अपना फोकटिया ज्ञान बाहर झाड़ो। अरे बच्चों के जो भाषाई अनुभव है उसका उचित प्रयोग किया जाए। सी इज़ द राइट आंसर। 5 का सी, चेन्नई। 6,